अनुभव तिवारी एम्स डिजिटल क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे अक्सर स्टूडेंट्स की तरफ से ये कॉल मिली कि सर रिवैल्यूएशन अकाउंट तो प्रिपेयर हो जा रहा है मगर उसकी जर्नल एंट्री प्रिपेयर करते समय कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो आज की स्पेसिफिक क्लास जर्नल एंट्री के ऊपर होगी जो रिकॉर्ड करती है रिवैल्यूएशन अकाउंट को। इसके लिए मैं हेल्प लूंगा एक बैलेंस शीट की और उसके ऊपर कुछ एडजस्टमेंट। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि आपको एक बैलेंस शीट दिख रही है। इस बैलेंस शीट के लिए क्या जरूरी है ये आपको समझना रहेगा। आफ्टर देन आपको दिख रहा है कि एडजस्टमेंट है, ये 10 एडजस्टमेंट आपको कंटिन्यू दिख रही है। इन 10 एडजस्टमेंट की मैं रीडिंग नहीं करूंगा, ये वन बाय वन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आप इजिली समझ लेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं। इस एडजस्टमेंट के बाद में आप देखिए कि अगर इसका सॉल्यूशन होगा तो कैसे सॉल्यूशन होता है। ये सॉल्यूशन आप देख रहे हैं कि डेट वाइज 10 ट्रांजैक्शन से मगर 11 सॉल्यूशन आपको दिखेंगे। फर्स्ट स्लाइड में आपको दिख रहा है, फिर सेकंड स्लाइड देखिए अब आ जाती है और ये आपकी लास्ट स्लाइड है। ये 11 ट्रांजैक्शन 10 से कैसे हो जाते हैं इन्हीं को ही आपको सीखना है। तो घबराइए नहीं, क्लास अब कंटिन्यू होगी। तो जो स्टूडेंट इन जर्नल एंट्री को सीखना चाहते हैं कि किस तरह इनकी वैल्यूज चेंज हो रही हैं, कि अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, डेप्रिशिएट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट दे रखे हैं, कुछ आइटम्स एंड क्रेडिटर्स के इंक्लूडेड है, कभी आउटस्टैंडिंग है, कोई वैल्यू प्रीपेड है, कभी टोटल कमीशन की बात है, कोई अनअक्रूड अनअकाउंटेड इनकम है, डेटर्स कब इंक्लूड हुए कब नहीं, इसके ऊपर क्लास होगी। तो स्टूडेंट क्लास स्टार्ट करने से पहले क्या जर्नल की बेसिक एंट्रीज हो सकती हैं उसके ऊपर एक विजन ले लेते हैं। तो क्लास जर्नल एंट्री जो रिवैल्यूएशन है उसको मैं 6+1 की कैटेगरी में आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। प्रॉब्लम होती है कि रिवैल्यूएशन से रिगार्डिंग हम किस तरह एसेट्स और लायबिलिटीज की एंट्री को सॉल्व करें। तो यहाँ पर ओवरऑल मैक्सिमम जो बेटा केस बन सकते हैं वो सिर्फ 6+1 बन सकते हैं। अब आप कहेंगे सर ये +1 की क्या बात है। बेटा जो +1 मैंने कैटेगरी दी है उसको अभी मैं समझाता हूँ, कंफ्यूज मत होइए। पहले मैं 6 को समझाता हूँ। तो 6 की कैडर में मैक्सिमम रिवैल्यूएशन की जो बेटा एंट्रीज हो सकती हैं वो सिर्फ दो ही बातों पर डिपेंड करती हैं, या तो वो एसेट्स होगा या तो वो लायबिलिटीज होगा। अब वो दो बातें किस चीज़ की हैं, फिर या तो रिकॉर्डेड होगा या तो अनरिकॉर्डेड होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको चार्ट की हेल्प लिया है, तो इसमें आप 6 को दो पार्ट में देखिए कि रिकॉर्डेड होगा या तो अनरिकॉर्डेड होगा। अब आपके मन में आएगा सर रिकॉर्डेड क्या है। तो बेटा रिकॉर्डेड का पोर्शन होता है जो ओल्ड बैलेंस शीट में गिवन है कंटेंट, तो इसके लिख दिया जो ओल्ड बैलेंस शीट में गिवन है रिकॉर्डेड है। और जो ओल्ड बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है वो सारा पोर्शन अनरिकॉर्डेड का होता है। अब बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्डेड के लिए दो पार्ट होते हैं, या तो एसेट्स होगा या तो फिर वो लायबिलिटीज होगा। अब यहाँ पर आउटसाइडर लायबिलिटीज की बात करी जा रही है और एसेट्स के पोर्शन में भी हम देखें तो दो पार्ट होंगे, या तो एसेट्स अब आपका इंक्रीज कर रहा होगा या तो डिक्रीज कर रहा होगा। ये इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब बेटा डिफरेंस होता है। जब इंक्रीज और डिक्रीज की हम बात करते हैं तो ये इंक्रीज और डिक्रीज का जो पोर्शन है आपका ये हमेशा ओल्ड वैल्यू वर्सेस न्यू वैल्यू के बीच में होता है। मतलब ओल्ड वैल्यू वर्सेस न्यू वैल्यू के बीच में जो आइटम्स होगा उसको हम इंक्रीज या डिक्रीज देखते हैं। ओल्ड वैल्यू जो ओल्ड बैलेंस शीट में, न्यू वैल्यू न्यू बैलेंस शीट में होगी। इनके बीच में डिफरेंस है, या तो वो इंक्रीज का जा रहा होगा या तो डिक्रीज का जा रहा होगा। अगर इंक्रीज और डिक्रीज का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तब आप इवैल्यूएशन कर लोगे। तो आप कहोगे सर ये भी तो हो सकता है कि जितनी वैल्यू ओल्ड हो उतनी ही वैल्यू न्यू हो। तो बेटा डिफरेंस कितना होगा? 0। तो 0 है तो रिवैल्यूएशन फिर कोई एंट्री नहीं होगी। तो जब हम इस एंट्री को पास करेंगे तो कैसे करेंगे, या तो वो इंक्रीज का इम्पैक्ट होगा या डिक्रीज का इम्पैक्ट होगा। ऐसे ही लायबिलिटीज में भी या तो लायबिलिटीज इंक्रीज करेगी या तो लायबिलिटीज आपकी डिक्रीज करेगी। इसी तरीके से अब अनरिकॉर्डेड पर आते हैं। तो अनरिकॉर्डेड के पोर्शन क्वेश्चन में क्योंकि कम होते हैं तो अनरिकॉर्डेड के सारे पोर्शन एक तरफ कर दिए जाते हैं। अनरिकॉर्डेड का एक पोर्शन या तो जो है एसेट्स अनरिकॉर्डेड होगी या तो लायबिलिटीज होगी। उसी तरीके से ये भी इंक्रीज होगा या तो फिर डिक्रीज होगा। मतलब बेसिकली आपको समझना एसेट्स और लायबिलिटीज ही है। अगर हम इनको सीक्वेंस दें नंबरिंग के लिए तो मैक्सिमम जो आपके पास 6 एंट्रीज हैं वो इसी तरीके से हैं। इंक्रीज या तो एसेट्स आपकी इंक्रीज हो रही होगी, डिक्रीज या तो एसेट्स आपकी डिक्रीज हो रही होगी। कौन सी? रिकॉर्डेड। लायबिलिटीज या तो इंक्रीज हो रही होगी या तो लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही होगी। कौन सी?
रिकॉर्डेड, मतलब 4 एंट्रीज हो गई। अब इसके बाद अनरिकॉर्डेड के केस में या तो एसेट्स या तो लायबिलिटीज इंक्रीज होंगे या तो डिक्रीज होंगे। यहाँ पर एंट्री नंबर 5 और एंट्री नंबर 6, ये आपकी बेसिक 6 एंट्रीज होती है, इसी में ही पूरी रिवैल्यूएशन की एंट्री आ जाती है। अब आप कहेंगे सर कभी कभी तो रिवैल्यूएशन में हमने 6 से ज़्यादा एंट्रीज देखी है। बेटा होती हैं, होंगी, मगर कब? फैमिली हेड तो एसेट्स ही होगा ना। अब अगर एसेट्स मान लीजिए स्टॉक भी है, लैंड एंड बिल्डिंग भी है, प्लांट एंड मशीनरी भी है, स्टॉक के पास डेटर्स भी है, तो ऐसी कंडीशन में तो इंक्रीज ही होने के 10 केस हो गए। तो वो वैरायटी ऑफ केसेस है, मगर मैक्सिमम जो केसेस होंगे वो केसेस इसी के ऊपर होंगे, या तो एसेट्स आपकी इंक्रीज होगी या तो एसेट्स आपकी डिक्रीज होगी। कौन सी? रिकॉर्डेड। या तो लायबिलिटीज इंक्रीज होगी या तो डिक्रीज होगी। कौन सी? रिकॉर्डेड। या तो फिर आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज जो भी अनरिकॉर्डेड वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रही होगी। तो इस तरह 5 और ये 6 केसेस आपके बन जाते हैं। तो क्या सर इसका मतलब हम लोग ये समझे कि सिर्फ 7 एंट्रीज में ही रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो फिनिश हो जाता है? यस, सिर्फ 7 एंट्रीज हैं जिस पर रिवैल्यूएशन अकाउंट फिनिश होता है। बस ये बात अलग अलग है कि एसेट के कंटेंट अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि एसेट फैमिली हेड है, लायबिलिटीज के कंटेंट अलग अलग हो सकते हैं। अब आता हूँ मेन क्वेश्चन में, सर ये +1 क्या चीज है? बेटा +1 कभी भी क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, ये इन एंट्रीज का इंपैक्ट होता है। इसका मतलब होता है बैलेंसिंग। तो जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को बैलेंस करते हैं तब उससे जो रिजल्ट निकल कर आता है उसको मैंने 7 वाली कंडीशन में रखा है, 6+1 मतलब एंट्री नंबर 7। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में एक ही एंट्री हो सकती है, दोनों नहीं हो सकते। एक कलर हो सकता है आपको डिफरेंशिएट करना सिखा दे, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। कभी भी रिवैल्यूएशन के एक क्वेश्चन में प्रॉफिट या लॉस दोनों चीजें नहीं हो सकती। बैलेंसिंग होगी या तो प्रॉफिट या तो लॉस। ओवरऑल ये 7 रूल्स हैं जिनके ऊपर हम लोग इन एंट्रीज को देखेंगे। तो ये रूल्स पे आप फॉर्मेट देखिए कि मैंने आपके लिए इन 7 एंट्रीज का जो फॉर्मेट लिया है उनको आप ध्यान से देखिए। अभी आपने ये समझा कि कितनी एंट्रीज हो सकती हैं। अगर एंट्रीज होंगी तो कौन कौन सी होंगी, तो एसेट्स की कौन सी होगी, लायबिलिटीज की कौन सी होगी, उसको अभी आप बोर्ड के ऊपर देखते हैं। तो यहाँ पर आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 3। तो 1 2 3 जो कि आपने यहाँ देखा कि ये 1 2 3 लिखा हुआ है। तो देखिए 1 2 3, 1 जो है वो आपकी किससे है? एसेट्स इंक्रीज से है, 2 एसेट्स डिक्रीज से है, 3 लायबिलिटीज इंक्रीज से है। तो देखिए 1 आपकी एसेट्स, दूसरी भी एसेट्स और तीसरी करेक्ट लायबिलिटीज से। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि एसेट्स आपकी एक बार डेबिट हो रही है, एसेट्स एक बार क्रेडिट हो रही है, लायबिलिटीज एक बार आपकी देखिए डेबिट हो रही है। अगले 4 चार्ट में देखिए कि वहाँ पर एंट्री 4 से स्टार्ट है। तो 4 के आगे जब आप एंट्री देख रहे हैं तो उसमें लायबिलिटीज आपकी देखिए इंक्रीज और डिक्रीज के इम्पैक्ट में, 5 6 में अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लायबिलिटीज के लिए। तो यहाँ पर आपने 6 कंटेंट को देखा। अब आप ये देखिए कंटेंट नंबर 7 को। तो कंटेंट नंबर 7 जो आप बोर्ड के ऊपर देख रहे हैं वो सिर्फ बैलेंसिंग से रिलेटेड है। ये है देखा बेटे बैलेंसिंग, जो मैंने यहाँ पे लिखा, या तो प्रॉफिट होगा तो ये लॉस होगा। इसलिए देखिए उसकी 2 एंट्रीज है, या तो प्रॉफिट हो रहा है या तो लॉस हो रहा है, दोनों एंट्रीज एक साथ नहीं हो सकती। अब मेन समस्या ये आती है कि सर हम कब एसेट्स को डेबिट करें, लायबिलिटीज को डेबिट करें या क्रेडिट करें। बेटा इसके लिए मैंने आपको एंट्रीज पहले बता दी, उसके पहले क्या केसेस होते हैं ये बता दिया। अभी कैसे या डेबिट या क्रेडिट होते हैं उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक दे रहा हूँ। तो यहाँ पर अब आप बोर्ड के ऊपर देखिए कि जो एक स्मॉल सा चार्ट आपको दिख रहा होगा। अब इस चार्ट के ऊपर आप देख लीजिए कि कैसे एसेट्स इंक्रीज या डिक्रीज है, जनरल एंट्री करने का रूल। अभी ये मैं आपको आगे एंट्री करते समय सारे रूल समझाता हूँ। अब आपके सामने बैलेंस शीट आपको दिख रही है। बैलेंस शीट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी बैलेंस शीट की एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूज इंक्रीज या डिक्रीज होगी, मतलब रीवैल्यूड होंगी, और हमें उसी रिवैल्यूएशन का इफेक्ट ही जर्नल के फॉर्म पर आज करना है। यहाँ पर एक बात और ध्यान देनी है कि इस बैलेंस शीट के अंदर जितने भी कंटेंट बेटा लिखे हुए हैं ये सारे कंटेंट रिकॉर्डेड होते हैं। एडजस्टमेंट्स में इनसे अलावा भी कंटेंट होते हैं जो बैलेंस शीट के अंदर नहीं है, उनके ऊपर कैसे एडजस्टमेंट होगा उसको हम लोग अनरिकॉर्डेड बोलते हैं। अब इस बैलेंस शीट की तरफ आप इस चीज पर ध्यान दीजिएगा कि इस बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड में आपको दिखाई दे रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60,000। बेटा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60,000 और इससे तुरंत बाद देखिए जर्नल रिजर्व लिखा हुआ है 50,000 और साथ में कैपिटल अकाउंट ए और बी का गिवन है 2 लाख और 1,80,000। रिवैल्यूएशन में इनका कोई इंपैक्ट नहीं होगा, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। ये सारे कंटेंट आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिलेटेड है,
इनके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो डेवलप करूंगा जो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट के इम्पैक्ट के ऊपर होगा। और इसी तरीके से आप अगर देखें एसेट साइड में देखिए आपको दिख रहा है गुडविल आपका 50,000 है और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस जो है वो आपका 30,000 है। ये दोनों ही कंटेंट पार्टनर कैपिटल से रिलेटेड है, रिवैल्यूएशन से नहीं, क्योंकि जब रिवैल्यूएशन की रिकॉर्डिंग होती है तो रिवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग एसेट एंड लायबिलिटीज की होती है। तो आप कहेंगे सर तो क्या गुडविल एसेट नहीं है बेटा गुडविल एसेट, मगर ये एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 और 26 को लेकर के डील किया जाता है और पार्टनर कैपिटल में इसका ट्रीटमेंट अलग तरीके से, इसके ऊपर मैंने और अलग से वीडियोस डेवलप किए हैं। बहरहाल अभी आपको यहाँ सीखने के लिए इतना जरूरत है कि आप बैलेंस शीट के कंटेंट जैसे कि गुडविल हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस का अगर नेगेटिव बैलेंस होता, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस या फिर इसको एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कहते हैं, इसी तरीके से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कुछ अलग अलग कंडीशन से वर्कमैन कंपनसेशन अलग होता है, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो डेवलप कर रखी है। जो लोग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए काफी एडवांस स्टडी करना चाहते हैं तो आई कार्ड पर देखिए उसका लिंक आ रहा है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की जो वीडियो है यह आपके पूरे कॉन्सेप्ट को कवर अप कर देगी। इसमें एडमिशन से लेकर रिटायरमेंट डेथ तक पूरे कंटेंट लिए गए हैं। आफ्टर देन कैपिटल अकाउंट, जो कि नाम से देख रहे हैं कि पार्टनर्स कैपिटल है, तो इसको हम यहाँ पर टच नहीं करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्टिंग जब होगी तो आपकी एडजस्टमेंट से होगी। आपका जो बेटा एडजस्टमेंट नंबर 1 है उसको देखिए, आपके लिए यहाँ पर ये बैलेंस शीट बनी रहेगी। इस बैलेंस शीट के ही बिहाफ पर हम लोग यहाँ एंट्री करते जाएंगे। ठीक, तो फर्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यूड एट 2,85,000। एडजस्टमेंट क्या कह रहा है, अब लैंड एंड बिल्डिंग बेटा वैल्यूड हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग जो रिवैल्यूड हुआ है वो 2,85,000 है। तो ध्यान दीजिएगा इस जगह कि ये वैल्यू जो एडजस्टमेंट पे है ये 2,85,000 दे रखी है। ये बेटा न्यू वैल्यू है, ये न्यू वैल्यू वो है जो कि बैलेंस शीट में होगी। इसी की बेस पर आपको ओल्ड वैल्यू देखनी है जो ओल्ड बैलेंस शीट में होगी। तो यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग की जो ओल्ड वैल्यू थी वो देखिए 2,50,000 है। तो अगर हम इस चीज का डिफरेंस देखें तो इसका मतलब हुआ कि 35,000 से हमारी वैल्यू क्या करी, इंक्रीज कर दी, प्लस साइन इंक्रीज के लिए। और जैसे ही इंक्रीज कर जाएगी तब हमें क्या करना चाहिए, एंट्री पास होगी। तो देखिए इसकी एंट्री क्या पास होती है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड 35,000, लैंड एंड बिल्डिंग हमारा 35,000 से डेबिट हो जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 35,000। ये इस इफेक्ट की एंट्री होगी, इस ट्रांजैक्शन की एडजस्टमेंट की एंट्री होगी। अब आपको बात आएगी सर ये एंट्री तो ठीक है मगर ये हो कैसे रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग को हमने यहाँ पर डेबिट कैसे कर दिया। तो बेटा अब मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ, इस चार्ट को देखिए, इस ट्रिक पे ये जर्नल एंट्री को बनाते समय आपकी हेल्प करेगा। तो जर्नल एंट्री पर जब हेल्प करेगा तो इसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें देखिए इंक्रीज और डिक्रीज का इफेक्ट ही आपको जर्नल एंट्री को देना है। तो इंक्रीज और डिक्रीज के कॉलम को हम लोग दो रो में देखते हैं, एक एसेट्स के लिए और दूसरा लायबिलिटीज के लिए। तो बेटा एसेट्स को देखिए, एसेट्स या तो इंक्रीज होगी या तो डिक्रीज होगी। अब आप कहेंगे सर नो इफेक्ट भी तो हो सकता है, ओल्ड जितनी थी उतनी ही नहीं हो। यस आप सही कह रहे हो कि कोई इफेक्ट नहीं, बेटा कोई इफेक्ट नहीं तो एंट्री नहीं पास होगी, कोई जरूरत ही नहीं एंट्री करने की। तो अब आप जब एंट्री करोगे तो जब एसेट आप देखिए क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जर्नल के रूल बता रहा हूं, इस ट्रिक को जर्नल के लिए आप यूज करोगे। एसेट सब आपका अगर इंक्रीज होगा तो इसको आप क्या करोगे, डेबिट कर दोगे। और अगर जस्ट अपोजिट एसेट आपका जो है डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होते समय आप क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे। ध्यान दीजिएगा जर्नल के लिए इस ट्रिक को ले रहे हैं। देन हम लायबिलिटीज की बात करते हैं। लायबिलिटीज के केस में अगर लायबिलिटीज हमारे पास देखिए क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, जैसे इंक्रीज होगी तो हम क्रेडिट कर देंगे और जैसे डिक्रीज होगी तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। यही इम्पैक्ट देखने में बहुत बड़ा लगती है जर्नल एंट्रीज कैसे हो रही है, मगर ये इम्पैक्ट आपको ये चार्ट हर एक एंट्री पे इस्तेमाल होगा और कैसे इसको हम यूज करते हैं वो मैं हर बार आपको यूज करके बताता हूँ। देखिए फर्स्ट एंट्री के केस में चार्ट में देखिए क्या था कि अगर एसेट आपकी इंक्रीज कर रही है, एसेट हमारी इंक्रीज करी 35,000 से, जैसे ही इंक्रीज करी तो क्या लिखा है जर्नल एंट्री हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो इसी वजह से लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड 35,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये हुआ आपका ट्रांजेक्शन नंबर 1। तो स्टूडेंट इस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करते हुए मैं इस वीडियो को यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ और इसके आगे के ट्रांजैक्शन के सॉल्यूशन को देखने के लिए और समझने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो के ऊपर
आना, क्योंकि कई बार मेरे पास कंप्लेंट आती है कि सर आपके वीडियोस बहुत ही ज़्यादा लेंदी होते हैं, तो इस वजह से मैंने उनको स्मॉल स्मॉल पार्ट से बनाया है। माफ़ी चाहता हूँ कि अब आपको अगले वीडियो के लिए कष्ट हो रहा है।